हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल CS विद आलम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ES6। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है ES6 के लिए, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है। और इसको हमने VS कोड में ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोड डॉट, और ये हमारे पास VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है वो कुछ नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि index.html की फाइल्स, हम यहाँ पे वो बना लेते हैं index.html। और बॉयलर प्लेट कोड जो है जनरेट कर लेते हैं हम। देन हमें चाहिए स्क्रिप्ट की फाइल्स, हम यहाँ पे लिखेंगे index.js। और इसको जो है हमने HTML में लिंक करना है। सो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट src के थ्रू जो है वो हम यहाँ पे इसको लिंक कर लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी फाइल जो है वो लिंक हो चुकी है, यानी तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक console.log। और उसमें जो है वो हमने लिखना है टेस्टिंग। और index.html की फाइल को जो है वो हमने रन कर लेना है। कंसोल में हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो रन हो रहा है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब जो हमारे नोट्स हमने बनाए हैं हम उससे स्टार्ट कर लेते हैं। सो जावास्क्रिप्ट के जो वर्जन्स हैं वो कब कब इन्वेंट हुए, किसने इन्वेंट किए। सो 1997 में जो है वो जावास्क्रिप्ट एक अपडेट आई, जिसको हम ECMAScript ES6 भी कह सकते हैं। तो जो ES6 है ये हमारे पास एक अपडेटेड वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। ये 2015 में जो हमारे पास आया था, इसको हम ECMAScript 6 या ES6 भी कह सकते हैं। अब इसमें फीचर्स कौन कौन से आए हैं हमारे पास, इसमें फीचर्स में जो है लेट एंड कॉन्स्ट आया, एरो फंक्शंस आए, टेम्पलेट लिटरल्स आए, डिफॉल्ट पैरामीटर्स आए, सम एरे मेथड्स आए, रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर आए, स्ट्रक्चरिंग क्लासेस, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को जो है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम लेट एंड कॉन्स्ट पे जो है वो आते हैं। तो बेसिकली लेट एंड कॉन्स्ट क्या होते हैं, जिस तरह हम वेर से वेरिएबल्स बनाते थे, इसी तरह लेट एंड कॉन्स्ट से भी हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं। तो अब सवाल ये है कि लेट और कॉन्स्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। सो अगर जो वेरिएबल है हमारा वेर, हम यूज़ करते थे पहले ES6 से पहले। तो उसमें जो है हम जो उसकी वैल्यू होती थी वो थ्रू आउट द कोड चेंज होती रहती थी, उसका ग्लोबल स्कोप था। लेकिन ES6 में जब लेट एंड कॉन्स्ट आए तो उसका जो स्कोप था वो ब्रेसेस या ब्लॉक स्कोप हो गया। सही है। तो हम लेट एंड कॉन्स्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट क्या करता है, वेरिएबल्स बनाता है। और कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्टेंट्स बनाता है। कॉन्स्टेंट्स क्या होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। अब दोनों में जो है वो कुछ सिमिलैरिटीज है। सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे सिमिलैरिटीज पढ़ लेते हैं। ये सिमिलैरिटीज ये है कि ये दोनों जो है वो ES6 से हैं। दोनों जो है वो खुद को विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड कर लेते हैं। अगर आपको विंडो ऑब्जेक्ट का नहीं पता तो आप जो है वो जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसको जो है वो चेक कर सकते हैं इसके लिए। दूसरी बात ये कि इसमें सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ब्रेसिस स्कोप है। अब ये डिफरेंसेस क्या है, ये दोनों जो है वो हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो दोनों का डिफरेंट है। अब ये डिफरेंसेस क्या है कि लेट मेक्स अ वेरिएबल एंड कॉन्स्ट मेक कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो है वो हम index.js की फाइल में आएंगे। और यहाँ पे जो है वो हम एक वेरिएबल लेट से बनाते हैं a इक्वल्स टू 2। और एक कांस्टेंट बना लेते हैं कॉन्स्ट b इक्वल्स टू 3। सो ये दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब ये जो a है ये हमारे पास वेरिएबल है। अब जो लेट है इसमें जो है वो इसका मेजर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए, लेट कैन बी चेंज बट कॉन्स कैन नॉट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो लेट हमारा वेरिएबल है उसको जो है वो हम दोबारा से नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर आप जो है ऊपर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाएं और उसमें a की वैल्यू को प्रिंट करें, तो सबसे पहले a की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। और अगर फिर हम a को जो है वो 3 वैल्यू असाइन कर लेते हैं और उसको जो है वो हम प्रिंट कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग पे, और हम चेक करते हैं, तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी, पहले 2 थी, फिर हमने इसको जो है वो नई वैल्यू असाइन कर दी तो वो 3 होगी। सही हो गया। अब यहाँ पे जो है ये तो हो गया कि लेट को जो है वो हम दोबारा से रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू। अब जो कॉन्स है उसको तो हम नहीं असाइन कर सकते, क्योंकि कौन से तो हम कांस्टेंट बनाते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे जो कांस्टेंट वेरिएबल है हमारा और हम उसको कोई वैल्यू असाइन कर लेते हैं 2, तो ये हमें जो है वो एरर देगा। और एरर हमें क्या देगा, यहाँ पे
असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल और लाइन नंबर 7। सो हमने क्या किया है, जो कांस्टेंट है उसको जो है वो हमने दूसरी वैल्यू दे दी है दोबारा से, और उसको जो है वो हम रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये हुआ, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे जो है नहीं हटाते, इसको मैं छोड़ देती हूँ, कमेंट आउट कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, लेट इनिशियलाइजर इज नॉट मैंडेटरी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इनिशियलाइजर क्या होती है, इनिशियलाइजर जो यहाँ पे हम वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, ये तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन होगी। अब नीचे हम आते हैं, ये होगी हमारे पास डिक्लेरेशन। अब इनिशियलाइजेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन क्या है कि हम एक वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। तो लेट में क्या है, इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है। क्यों मैंडेटरी नहीं है, अगर हम यहाँ पे जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दें तो कोई बात नहीं, हम इसको जो है वो बाद में भी वैल्यू दे सकते हैं टू, कोई इशू नहीं। लेकिन जो कॉन्स्ट है हमारे पास, कॉन्स्ट कहता है कि नहीं, आपने जो है वो इनिशियलाइजर मस्ट देना। अगर हम यहाँ पे जस्ट जो है बी कर ले और इसको जो है वो हम दोबारा से कोई वैल्यू असाइन कर दे, तो ये जो है वो हमें एरर देगा। तो हम यहाँ पे जो है वो एरर को चेक कर लेते हैं, और क्या कह रहा है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। अब क्या मतलब हुआ, मतलब जो इसकी वैल्यू है इसको आपने ज़रूरी देना है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम बी को जब वैल्यू देंगे 3 और फिर से हम चेक करेंगे, तो ये एरर जो है वो हट जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास लेट एंड कॉन्स्ट की कहानी सारी। अब क्या रह गया है, कुछ भी नहीं गया। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो है एरो फंक्शंस का। एरो फंक्शंस क्या होती हैं हम वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम फंक्शंस को पढ़ लेते हैं कि हमने फंक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट ES6 से पहले जो है हमारे पास फंक्शन की 3 टाइप्स थी। एक थे फंक्शन स्टेटमेंट, एक था फंक्शन एक्सप्रेशन और तीसरा था एनोनिमस फंक्शन। ये ऑलरेडी जो है वो हमने जावास्क्रिप्ट में कवर कर लिया, आप प्लेलिस्ट में जो है वो जाके चेक कर सकते हैं। तो जब ES6 हमारे पास आई, तो ES6 में जो है वो एक ही टाइप का फंक्शन था जिसको हम फैट एरो फंक्शंस या एरो फंक्शंस भी कहते हैं। तो इसके जो है वो 3 वेरिएशंस थे, और 3 वेरिएशंस कौन-कौन से थे, एक था बेसिक एरो फंक्शन था, दूसरा था एरो फंक्शन विद 1 पैरामीटर, और जो तीसरा है यहाँ पे हमने नहीं लिखा वो है विद इम्प्लिसिट रिटर्न। तो यहाँ पे लिख लेते हैं विद इम्प्लिसिट रिटर्न। तो अब ये तीनों क्या है, हम यहाँ पे जो है वो इंडेक्स की फाइल में जाते हैं और वहाँ पे चेक कर, सबसे पहले तो हम नॉर्मल फंक्शंस लिखते थे वो बना लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज करते थे, फिर फंक्शन को हम नेम दे देते और उसके बाद उसकी बॉडी बनाते थे। ये तो हमारे पास सिंपल फंक्शन। अब जो बेसिक एरो फंक्शन है, जो कि हमारे पास एरो फंक्शन की एक पहली वेरिएशन है, तो हम इसको जो है इसका कुछ इस तरह का सिंटैक्स था। ये हमारे पास एरो फंक्शन है। अब सवाल ये है कि ये रन कैसे होता है। यहाँ पे जब हम सिंपल फंक्शंस बनाते थे तो उसको जो है, जो उसका नेम है उसको हम कॉल करके जो है वो उसको रन कर लेते थे। अब इसको हम कैसे रन करें, तो हम यहाँ पे जो है एक वेरिएबल a बनाते हैं और उसमें फंक्शन को हम असाइन करते हैं। जिस तरह हम वेरिएबल में वैल्यूज असाइन करते थे और उसको स्टोर करते थे, इसी तरह हमने वेरिएबल a में जो है वो फंक्शन बनाया और फंक्शन को स्टोर किया, और अब हम a को जो है वो चला देते हैं। तो ये हमारे पास काम कैसे करेगा, तो हम इसको देख लेते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे अगर हम ऐड का फंक्शन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे इससे जो है रिटर्न कीवर्ड के थ्रू रिटर्न कराते ए, और कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं a प्लस बी हम कह रहे हैं, सॉरी a प्लस बी, और यहाँ से जो है वो हमने पैरामीटर्स में इस a और b की वैल्यू जो है वो पास करनी है, और फिर इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इसको वैल्यूज भी असाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 3। सो इसका जो आउटपुट है, अब हमें उसको आउटपुट को भी जो है वो देखना है। सो हम यहाँ पे इसको जो है सबसे पहले कमेंट आउट कर लेते हैं और इस पे जो है कंसोल लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और ऐड जो फंक्शन है हमारा उसका आउटपुट हम चेक कर लेते हैं। तो इसका आउटपुट हमारे पास 5 आया, सही है। अब जो एरो फंक्शंस है इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह कर सकते हैं, सो हम यहाँ पे वो देखेंगे। इसको हम कमेंट आउट करें तो हमारे पास सिंपल फंक्शंस हो गए। अब एरो फंक्शंस ये हैं, तो एरो फंक्शन में भी जो है वो हम पैरामीटर्स को और वैल्यूज को जो है वो पास कर सकते हैं। सो हमारे पास वो कहलाएगा एरो फंक्शन विद 1 पैरामीटर, और अगर हमने एक पैरामीटर से ज़्यादा इसमें जो है वो वैल्यूज देनी हो, सो हम इसको जो है वो आगे फर्दर डिटेल में फिर देखेंगे। सबसे पहले तो हमने एक पैरामीटर अगर देना हो, तो अगर हमने एक पैरामीटर एरो फंक्शन में देना हो, तो ये जो पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस ये ऑप्शनल है, हम आप इसको नहीं दे सकते। मतलब आप चाहे तो दे सकते हैं या ना चाहे तो ना भी दे, तो आप इसको छोड़ दें। हम यहाँ पे जो है इसमें एक पैरामीटर दे देते हैं बी, और फिर बी को जो है वो हमने चलाना है। सो हम यहाँ पे इस पे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर करते हैं, सो हम
सॉरी बी की जगह हम अगर यहाँ पे ले लें एक्स, और एक्स में जो है वही हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ से हम जो है वो इस x को वैल्यू देंगे। तो हम यहाँ पे अगर x को वैल्यू दे देते हैं 4, और यहाँ पे हम कंसोल के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। तो इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास आएगा 8। तो ये देखिए ये हमारे पास रन हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने एक से ज़्यादा पैरामीटर अगर देनी हो, तो अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर हम देंगे फिर जो है वो कर्ली ब्रेसेस जो है वो मस्ट है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कमेंट्स में, ये जो है वो सिंगल पैरामीटर के लिए है, सिंगल पैरामीटर और मल्टीपल पैरामीटर जब हम पास करते हैं। सो यहाँ पे जो है वो हम एक दूसरा एरो फंक्शन बनाते हैं, सॉरी इसका जो दूसरा पार्ट है, ओके। तो अब हमने क्या करना है, हमने यही अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो मल्टीपल पैरामीटर्स के थ्रू करना है। सो हम सिंपली जो है वो रिटर्न कीवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने अगर दो पैरामीटर्स दिए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा बी। तो इसके लिए जो पैरेंथेसिस है ये मैंडेटरी है, आपने पैरेंथेसिस देने हैं, और यहाँ से जो है वो हम रिटर्न कर लेते हैं ए, और इस पे हमने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करनी है तो हम यहाँ पे बी जो है वो ए प्लस बी कर लेते हैं। और अब बी को जब हम चलाएंगे तो हम यहाँ से कोई भी वैल्यू इसको देंगे, तो हम 5 × 5 करेंगे। सो इसका जो आउटपुट है उस आउटपुट में जो है वो हमें 10 वैल्यू शो होगी। सो हम इसको जो है वो प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल पे हम चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और जब बी को हम रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है उसमें 10 आ जाएगा। सबसे पहले जब हमने चलाया तो उसमें हमने 4 + 4 किया तो 4 × 4 था तो वो 8 हो गया, और अब हमने 5 + 10 किया है तो 5 + 5 किया सॉरी, तो वो 10 इसका आउटपुट शो हमें हो गया। तो ये था हमारे पास एरो फंक्शन विद वन पैरामीटर और विद मल्टीपल पैरामीटर। अब इस कोड को भी जो है वो हम कमेंट आउट कर लेते हैं, और विद इम्प्लिसिट रिटर्न का भी यही है कि अगर आपने जो है रिटर्न कीवर्ड सही से पढ़ा हो तो आपको ये समझ आई कि हम जहाँ से हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं और जहाँ से फंक्शन में हम वैल्यू असाइन करते हैं तो वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, जहाँ से फंक्शन कॉल होता है हमारे पास। तो अगर हमने सिर्फ कोई वैल्यू असाइन करनी हो या कोई वैल्यू रिटर्न करनी हो तो हम रिटर्न कीवर्ड के थ्रू और डायरेक्ट उसे जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेम्पलेट लिटरल्स का। तो टेम्पलेट लिटरल्स क्या होती है, हमारे पास जब ES6 हमारे पास आया सो उसमें जो है वो हम डबल कोट्स और सिंगल कोट्स की जगह जो है वो बैकटिक्स यूज़ करते थे। तो टेम्पलेट लिटरल्स जो है वो हम उसको कहते हैं, और ये हमारे पास इसका मेन फीचर क्या है, मेन इसका मोटिव क्या है कि ये हमारे पास जब भी हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं ये हमें एक फ्लेक्सिबल और ईजियर वे प्रोवाइड करता है, और इसको जो है वो हम बैकटिक्स में इंक्लूड करते हैं। अब इसकी की फीचर्स क्या है हमारे पास, सबसे पहला फीचर हम इसका देखते हैं कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को जो है वो स्ट्रिंग के साथ एम्बेड कर सकते हैं यूजिंग $साइन। उसको जो है वो हम कहते हैं इंटरपोलेशन। अब हम कोड में जाके देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेम्पलेट लिटरल्स इंटरपोलेशन। तो जब भी हम जो है किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी एक्सप्रेशन को जो है किसी स्ट्रिंग के साथ एम्बेड करते हैं, सो उसके लिए जो है वो हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम कॉन्केटिनेशन के थ्रू भी कर देते थे ना जावास्क्रिप्ट में, लेकिन जब टेम्पलेट लिटरल्स आए तो उसमें जो है हम डायरेक्ट ही स्ट्रिंग को जो है हम एक्सप्रेशंस और वेरिएबल्स के साथ जो है वो कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम का, और उसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं जॉन। देन हमने उसकी एज भी जो है यहाँ पे डिफाइन करनी है। सो हम यहाँ पे इसकी एज वेरिएबल में जो है वो इसकी एज की वैल्यू स्टोर कर देते हैं 25। और अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जो है वो हमने प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग में। सबसे पहले तो हम जावास्क्रिप्ट में जो है वो कॉन्केटिनेशन प्लस ऑपरेटर के थ्रू जो है वो हम वेरिएबल्स को जो है वो कंबाइन कर लेते थे। पहले जो है हम डबल कोट्स लिखते थे और उसमें जो है वो हम कोई भी स्ट्रिंग लिखते थे, उसके बाद जो है हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके जो है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास बैकटिक्स आए जिसको हम टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं, और इसके थ्रू जो है वो हम वेरिएबल्स और कोई भी स्ट्रिंग हो उसको ईज़िली कंबाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माय नेम इज़। अब हमने क्या करना है, अपनी हम वेरिएबल लिखना है। सो हम जावास्क्रिप्ट हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते थे, डबल कोट्स के बाद स्ट्रिंग लिखने के बाद प्लस और देन वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे हम जो है वो $साइन और कर्ली ब्रेसेस में जो है वो हम वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं, और इसी बैकटिक्स जो सिंगल स्ट्रिंग हमारे पास है इसी में हम आगे लिखते हैं इन आई एम
अब हमने इसकी एज भी जो है वो यहाँ पे लिखनी है, सो हम फिर डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस का यूज करके जो है वो एज लिख देंगे और इसके बाहर हम लिख देंगे ईयर्स ओल्ड। अब हम अगर इसका आउटपुट चेक करें तो इसका आउटपुट हमारे पास आएगा माय नेम इज जॉन एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। सो ये हमारे पास था टेम्पलेट लिटरल्स का पहला फीचर, इंटरपोलेशन। हम किसी भी स्ट्रिंग के साथ कोई भी एक्सप्रेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसका है, हम इसमें जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, अब ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है वो टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, हम जब जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो हमारे पास वो एक लाइन में जाए, लेकिन टेम्पलेट लिटरल्स क्या करते हैं, हमें एक ईजियर वे प्रोवाइड करते हैं कि हम इससे मल्टी लाइन जो है वो स्ट्रिंग्स बना सकें। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं और नीचे हम इसका सेकंड फीचर लिख देते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। अब हमने क्या करना है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं मैसेज और उसमें जो है वो हमने एक स्ट्रिंग जो है वो असाइन करनी है। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बना रहे हैं। ये तो हो गई एक स्ट्रिंग हमारे पास, दिस इज अ मैसेज, सॉरी दिस इज अ मैसेज। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है। अब अगर हम इसको इस तरह कर सकते हैं तो ये जो है वो हमें एरर देगा कि आप इस तरह नहीं कर सकते। तो हम इसको जो है वो क्या करते हैं, हम इसको बैकटिक्स में जो है वो इनक्लोज कर लेते हैं। बैकटिक्स में इनक्लोज करने के बाद जो है ये हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ, और अगर हम इसको यहाँ पे नीचे लिखें मैसेज, तो ये जो है एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमारे पास बन के आ गई है। अगर अभी अगर हम इसको जो है वो कंसोल पे दिखाएं, कंसोल डॉट लॉग, और उसमें हम मैसेज जो हमारा वेरिएबल है जो कांस्टेंट है उसको हम प्रिंट करवाएं, तो आप देखें कि हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन के आ गई है। पहले अगर हम इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर ले ज़रा और एक दूसरा वेरिएबल बनाएं कॉन्स्ट मैसेज और उसमें हम एक स्ट्रिंग असाइन कर दे दिस इज अ मैसेज, तो ये एज इट इज इसको प्रिंट करेगा। अगर हम इसको कंसोल पे लिखें कंसोल डॉट लॉग मैसेज, तो ये हमारे पास एक लाइन में आ गई है। लेकिन अभी अगर हम इसको जो है यहाँ से ब्रेक करें तो ये हमें एरर देगा। देखें अनएक्सपेक्टेड टोकन। सो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है वो हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स आए, जो कि हम इससे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं। अब ये देखें हमने बैकटिक्स में इनक्लोज किया, हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बन के आ गई। अभी अगर हम इस दिस इज आ को भी जो है वो एक दूसरी हम स्ट्रिंग बनाए और यहाँ पे देखिए, सो ये भी यहाँ पे ब्रेक हो गई। अब 3 लाइन्स हो गए हमारे पास। तो ये था हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम कैसे बनाते हैं टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू। दूसरा फीचर इसका ये है। अब जो तीसरा इसका जो फीचर है वो है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का, कि हम जो है यहाँ पे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो उस, अब देखिए यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। अब एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जितनी भी जो है वो हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम करते थे, सो उसके लिए हम कंकैटिनेशन भी करते थे और उस पे भी जो है हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन पर हम यूज़ करते थे, सो हमारे पास फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था और हमारे पास एरर चांसेस भी जो है वो ज़्यादा थे। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा इसका फीचर एक्सप्रेशन वैल्यूएशन। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी अगर हमने कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखनी हो या कुछ भी करना हो तो हम इसके थ्रू जो है वो इजीली कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट हम कंसोल पे लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग और हमने जो है वो दो नंबरों का सम जो है वो हमने करना है। सो हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में इस तरह कर लेते हैं द सम ऑफ फिर स्पेस और फिर इसके साथ प्लस ऑपरेटर यूज करके जो है वो हम यहाँ पे लिखते थे 2 प्लस 2 और फिर जो है वो हम प्लस करके जो है इसके साथ कोई भी स्ट्रिंग लिखते थे, द सम ऑफ 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। इस तरह हम करते थे। जब हम इसको कंसोल पे प्रिंट करते सम ऑफ, तो ये हमारे पास इसको कॉन्केटिनेट कर देता। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है वो हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स आए कि हम अगर डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग हम करें, सॉरी डॉट लॉग, और यहाँ पे हम बैकटिक्स के थ्रू जो है वो पहले हम लिखें द सम ऑफ और डॉलर साइन फिर और कर्ली ब्रेसेस में जो है वो हम कोई भी जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2
इज 4। तो ये अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास द सम ऑफ 4 इज 4, तो ये हमारे पास दिया गया। अगर हम इसको जो है वो इस तरह करें, द सम ऑफ 2 प्लस 2, तो यहाँ पे अगर हम देखें द सम ऑफ, और अगर हम इस तरह भी कर लें, यहाँ पे हम लिख लें, सॉरी, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू, और कोई भी लॉजिक हम यहाँ पे परफॉर्म करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ 2, सॉरी 2 मिसिंग है यहाँ पे, द सम ऑफ 2 प्लस 2 इक्वल्स टू, और इसके बाद कोई भी द सम ऑफ 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो इससे जो है वो हम कोई भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन करने, कोई भी कम्प्लेक्स लॉजिक लिखनी हो तो उसको जो है वो हम इजीली लिख सकते हैं। तो इसके हमारे पास 3 फीचर्स थे, ये था सारा टेम्पलेट लिटरल्स का। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होती हैं? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ES6 में हमें अलाउ करते हैं कि हम कोई भी फंक्शन पैरामीटर्स को जो है, अगर कोई वैल्यू पर्सन प्रोवाइड ना करे तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकें। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इंश्योर करता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो सही से वर्क कर रहा है, स्मूथली वर्क कर रहा है, अगर कोई भी आउटपुट मिसिंग है उसका। तो इसको जो है वो हम कोड के थ्रू चेक करते हैं कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हमारे पास कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हम जो है लिख लेते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। हम यहाँ से सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन को हम एक पैरामीटर, सॉरी, फंक्शन को हम नेम भी देंगे, तो हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं ग्रीट, और उसको जो है वो हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं नेम, जिसको हम ग्रीट कर रहे हैं। और फिर हम क्या कर देते हैं, नीचे कंसोल पे जो है चेक करते हैं हम इसको ग्रीट कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे फिर से टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे हेलो, बैकटिक्स हम लगाएंगे और लिखेंगे हेलो, और उसमें जो है वो डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के थ्रू जो हमने पैरामीटर ऊपर दिया है उसको पास कर देंगे। सो हम उस बंदे को जो है वो ग्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमने जो है इसको वैल्यू भी देनी है। सो हम जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं हम वहाँ पे जो है वो पैरामीटर्स की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, तो हम इसको जो है वैल्यू असाइन कर दें, यहाँ पे लिखेंगे जॉन। तो अगर हम यहाँ पे आउटपुट चेक करें तो आउटपुट हमारे पास आएगा हेलो जॉन। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या है? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना दें इसको, तो हमारे पास क्या शो करेगा, ये हेलो अनडिफाइंड। तो इस अनडिफाइंड को जो है वो ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कैसे सेट करते हैं कि हम यहाँ पे जो हमने पैरामीटर दिया हो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू प्रोवाइड कर दें गेस्ट की। अगर यहाँ पे यूज़र कोई भी वैल्यू ना दे तो वहाँ पे जो है वो अनडिफाइंड हट हट जाए और हम लिखें हेलो गेस्ट। तो ये होते हैं हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अब इसकी की पॉइंट्स क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू जो है वो यूज़र प्रोवाइड ना करे तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो। अब दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है, दूसरा मेजर वर्क क्या है कि हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ वर्क भी करता है। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी फीचर्स में कि अगर कोई भी वैल्यू, इफ नो वैल्यू इज़ प्रोवाइडेड, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ यूज्ड। अब दूसरा क्या है कि हम जब भी जो है मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ वर्क करते हैं, वर्किंग विद मल्टीपल पैरामीटर्स, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हम कैसे मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर एक फंक्शन बनाएं, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं कि अगर हमारे पास हम एक ऐड का फंक्शन है, ऐड, और उसमें हमने दो वेरिएबल्स, जो दो पैरामीटर्स असाइन, एक ए और दूसरा बी। अब इसकी बॉडी बना लेते हैं। अब क्या करना है, हमने इसकी सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी सेट कर देते हैं। सो हम ए को जो है, सॉरी, ए को हम 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, और बी को जो है उसको भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इस पे जो है इन दोनों नंबरों को ऐड करने से हम इसे रिटर्न करवा देते हैं a प्लस बी। और अगर हम यहाँ से चेक करें कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ऐड जो हमारा फंक्शन है उसको हम कॉल कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड। और अब अगर हम यहाँ पे जो है इसको कोई भी पैरामीटर पास ना करें तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो आएगी 0 0 दोनों की।
अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 0 वैल्यू आई है। अब अगर हम यहाँ पे जो है वो पास कर दें इसको कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल करें और जस्ट हम a की वैल्यू दें, हम a की वैल्यू दें 5 और b की वैल्यू हम ना दें। सो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी 5 और b की जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रहेगी। सो हमारे पास यहाँ पे पहले 0 आया फिर 5 आया। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अभी अगर हम यहाँ पे दोनों को वैल्यूज़ दें कंसोल डॉट लॉग और हम यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल करें और उसमें हम दोनों को वैल्यूज़ दें, मतलब 5 हम a को भी दें और 4 जो है वो हम b को दें। तो अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो है वो 9, अब दोनों का जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन जब हो गया तो 5 + 4 हमारे पास 9 आ गया। अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ कि अब हम जो है अगर यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स हैं और उसमें हमने कोई भी जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो कोई भी वैल्यू ना हो, सबसे पहले उसकी वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो जो भी वैल्यू वहाँ पे गिवन होगी वो हो जाएगी। और अगर हम कोई एक भी जो है वो पैरामीटर को वैल्यू पास कर दे फंक्शन कॉल करते वक़्त, तो वो जो है उसके साथ हो जाएगी और जो दूसरा पैरामीटर है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो उसके साथ जो है वो उसमें ऐड हो जाएगी। अगर हम दोनों को दें, सो वो हमें एक उनका अरिथमेटिक ऑपरेशन करके उनको ऐड करके हमें जो है वो वैल्यू दे देगा। अब तीसरा इसका कौन-सा फ़ीचर है कि तीसरा इसका फ़ीचर है कि ये अदर जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं जितने, उन पे भी जो है वो डिपेंड करता है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिपेंड्स ऑन अदर पैरामीटर, डिपेंड्स ऑन अदर पैरामीटर। अब ये कैसे डिपेंड करता है दूसरे पैरामीटर्स पे? कभी अगर हम एक फंक्शन बनाएँ, तो हम कमेंट आउट कर लेते हैं। तो डिपेंड्स ऑन अदर पैरामीटर्स क्या है कि अगर हम एक पैरामीटर चूज़ करें, जो उसको जो है वो हम दूसरे वेरिएबल के लिए, दूसरे पैरामीटर के लिए जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का और उसमें जो है वो हम चेक करेंगे कि हमारे पास हम कैसे जो है वो एक पैरामीटर की वैल्यू दूसरे पैरामीटर के लिए डिफ़ॉल्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो पैरामीटर्स पास कर देते हैं a, b। हमने 2 पैरामीटर्स दे दिए, हम एक पैरामीटर की वैल्यू को दूसरे पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ पे b में जो है वो असाइन कर देते हैं a। हमने क्या किया, b में जो है वो a की वैल्यू असाइन कर दी। तो अब ये हमारे पास उसकी वैल्यू हमने नहीं दी, हम यहाँ पे जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे और हम a की वैल्यू देंगे, तो हमारे पास वो b की भी जो है वो कंसीडर होगी। अगर हम यहाँ पे जो है वो रिटर्न a स्टैटिक b करें, a स्टैटिक b और यहाँ से जो है वो हम फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, इसको हम कंसोल डॉट लॉग और इसमें हम हमारा जो मल्टीप्लाई का फंक्शन है उसको हम कॉल कर देते हैं और यहाँ से हम इसको वैल्यू 5 दे देते हैं। तो इससे जो आउटपुट होगा वो हमारे पास 5 × 5 25 आएगा। तो अगर हम चेक करें तो हमारे पास वैल्यू 25 आई होगी। तो इस तरह जो है वो हम किसी भी एक पैरामीटर की वैल्यू दूसरे पैरामीटर के लिए डिफ़ॉल्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर। तो रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं? रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर ES6 में जो है वो हमारे पास आए और इसका जो है वो 3 डॉट सिंटैक्स है, ये 3 डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो है हम रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्ट ऑपरेटर क्या काम करता है। रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर, द रेस्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू कलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स इनटू अ सिंगल अरे और ऑब्जेक्ट। सो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास, हम इन दोनों ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल में जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए। इस तरह जो है वो हम अरेज की वैल्यूज़ लेके उसके टेक्स्ट पास करके उसकी वैल्यू जो है वो हम वेरिएबल में स्टोर करते थे। इसी तरह हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑपरेटर की मेथड से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट को हम एक सिंगल अरे या ऑब्जेक्ट में जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। और ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके यूज़ केसेस कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे एक है फंक्शन पैरामीटर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अरे की डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रक्शन। इसी तरह जो स्प्रेड ऑपरेटर है, स्प्रेड ऑपरेटर हम किसे कहते हैं वो पढ़ लेते हैं। इन दोनों का जो सिंटैक्स है वो सेम होता है लेकिन इनका जो बिहेवियर है ये डिफरेंट होता है। स्प्रेड ऑपरेटर हमारे पास क्या काम करता है, जो स्प्रेड ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सपेंड एलिमेंट्स फ्रॉम एन अरे ऑब्जेक्ट और आइटरेटेबल इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट।
स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, ये हमारे पास एक अरे या किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को जो है वो स्प्रेड करता है। स्प्रेड का मतलब बिखेर देना। अब इसके यूज केसेस क्या है कि अरे को एक्सपेंड करने के लिए काम आता है, पासिंग आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन के लिए काम आता है, अरे को कॉपी करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स की मर्जिंग के लिए, और ऑब्जेक्ट को भी कॉपी करता है। तो सबसे पहले तो जो है रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर को हम कोड में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो हम डिस्ट्रक्चरिंग पे आते हैं, क्योंकि ये जो है वो इससे पहले का टॉपिक है, हम इसको पढ़ लेते हैं। तो डिस्ट्रक्चरिंग है कि हम डिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्चर हम ये 6 में जो है वो आया, और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम अरेज और ऑब्जेक्ट से जो है वो उसकी वैल्यूज और प्रॉपर्टीज जो है वो हम निकाल सके इजीली। ये हमें क्या करता है, इट मेक्स वर्किंग विद डेटा मोर कंसाइज एंड रीडेबल। इसकी एग्जांपल है, इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो अरे की डिस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन के लिए। तो उससे जो है वो अब हम कोड में देखेंगे कि हम डिस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है अपना कोड कमेंट आउट कर लेते हैं, और सबसे पहले जो है वो हम डिस्ट्रक्चरिंग पे आ जाते हैं कि हम डिस्ट्रक्चरिंग किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे डिस्ट्रक्चरिंग। अब डिस्ट्रक्चरिंग जो है वो हमने क्या कहा है कि हम दो तरीकों से कर सकते हैं, कि हम जो है वो एरे की डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स की। सबसे पहले जो है वो हम एक एरे बना लेते हैं यहाँ पे, और उसमें जो है वो हम मल्टीपल वैल्यूज दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, हम डिस्ट्रक्चरिंग क्यों यूज करते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग हम जो है वो इजीली जो है वो एरे की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और अगर हमने एरे की जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो हम उसको जो है वो उस पर्टिकुलर जो हमारे पास अरे है उसमें से जो है वो हर एक वैल्यू का इंडेक्स उसको पास करके उसमें स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को खत्म करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग है, कि हम जब भी अरे की डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और उसमें जो है वो हमें जितनी भी वेरिएबल्स चाहिए वो वेरिएबल्स हम बना लेते हैं, और उसको जो है वो हम क्या असाइन कर दे, अरे। अब अगर हम कंसोल पे देखें, कंसोल डॉट लॉग हम करें, सॉरी नीचे ले आती हूँ, अगर हम यहाँ पे देखें कंसोल डॉट लॉग हम लगाएं, और उस पे जो है वो हम a कॉमा बी की वैल्यू चेक करें, तो हमारे पास जो है इसमें 1 और 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब 1 और 2 की वैल्यू तो आ गई, अभी हमें बाकी भी वैल्यूज जो है वो भी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स बनाते जाएंगे और उसमें इन वैल्यूज को स्टोर करते जाएंगे। अगर हम यहाँ पे सी डी को भी जो है वो कंसोल पे चेक करें तो हमारे पास सी डी की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग, कि हम डिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं, कि अरे में से जो है वो वैल्यूज निकाल के हम वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो हम रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर पे देखें, कि हमने तो 4 वेरिएबल्स बना दिए। अभी हमें चाहिए कि हम एक वेरिएबल में 1 की वैल्यू डालें, दूसरे में जो है वो बी की वैल्यू डालें। और अगर हम ये भी कर सकते हैं, हम इसमें वैल्यूज को स्किप भी कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हम जस्ट जो है वो 1 को प्रिंट करें, 2 को ना करें, 2 के बाद हम 3 को करें, तो हम यहाँ पे जो है वो दूसरा कॉमा लगा देते हैं, और इसमें से जो है वो ये 2 वाली जो वैल्यू है वो स्किप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वेरिएबल कोई भी नहीं, तो वो वैल्यू को स्किप करेगा। अगर हम यहाँ पे चेक करें, हमारे पास अब 2 की वैल्यू नहीं आएगी। तो ये क्या था, ये डिस्ट्रक्चरिंग था। तो अब अगर हमें चाहिए कि हमने जस्ट जो है क्या करना है, हमने एक 2 वेरिएबल्स दी, और ये जो बाकी की वैल्यूज है 3 4 5, इसको जो है वो हम एक साथ एक वेरिएबल में डालें। सो उसके लिए जो है वो हम रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे, हम 3 डॉट्स लगाएंगे, सॉरी रेस्ट नहीं, और जिस भी वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं उस वेरिएबल का हम नेम देंगे। अब अगर हम यहाँ पे जो है वो डी को हटा दें, सॉरी यहाँ से जो है वो हम क्या करें, डी को हटा दें, और यहाँ पे कंसोल पे देखिए तो हमारे पास जो है वो एक दूसरा अरे जो है इसके साथ बन जाएगा। एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, दूसरे की जो है वो 2 आ जाएगी, और बाकी में पूरे का पूरा एरे जो जितनी भी बाकी बची हुई वैल्यूज है वो जो है वो उस वेरिएबल में आ जाएगी। किसके थ्रू? रेस्ट ऑपरेटर की मदद से जो है वो सारी वैल्यूज इस वेरिएबल में आ गई। पहले तो हम एक एक वैल्यू को कह रहे थे, और अभी हमने क्या किया, हमें जितनी वैल्यूज एक वेरिएबल में चाहिए उसको हमने रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू कर लिया। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं, कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाए और उसमें जो है वो हम जितने भी की वैल्यू पेयर्स देते हैं और उसकी वैल्यूज को जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर, कि हम रेस्ट ऑपरेटर की मदद से जो है वो कैसे अरे की डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं और अरे में से जो है वो वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब जो है हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर है। तो स्प्रेड ऑपरेटर हमारे पास कैसे काम करता है, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। यहाँ पे इसके साथ हम स्लैश लगा के जो है वो लिख लेते हैं रेस्ट ऑपरेटर, और नीचे हो गया स्प्रेड ऑपरेटर। अब स्प्रेड ऑपरेटर हमारे पास किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता था हमने कर लिया है, यहाँ पे भी हमने ऊपर भी देख लिया कि जो रेस्ट ऑपरेटर है उसकी यूज़ केसेस है कि हम अरे को कॉपी भी कर सकते हैं, और ये तो स्प्रेड ऑपरेटर का है। वेयर इज रेस्ट, हम
तो हम फंक्शन पैरामीटर्स में भी पास कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो फंक्शन पैरामीटर में हम एक दो वैल्यूज हमें चाहिए होती है, और अगर हमें क्या हो, हमने सारी वैल्यूज को जो है वो स्टोर करना हो, सारी वैल्यूज को देने के लिए भी हम जो है वो रेस्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो स्प्रेड ऑपरेटर है कि हम क्या कर सकते हैं, एरे को एक्सपेंड कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन को जो है वो आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, एरे की कॉपी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मर्ज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की कॉपी भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए यहाँ पे हम दो एरे बना लेते हैं। एक हम जो है इसको एरे 1 दे देते हैं नेम, और उसमें भी जो है वो हम 1 2 3 4 5 वैल्यू हम दे देते हैं, और नीचे हम आ जाते हैं, नीचे हम एक दूसरा एरे बना लेते हैं एरे 2, और इसमें भी जो है वो हम दे देते हैं 6 7 8 9। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो इन दोनों अरे को कंबाइन करना है और इससे एक न्यू अरे जो है वो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों अरेज की वैल्यू है वो उस न्यू अरे में स्प्रेड कर देगा, बिखेर देगा। हमें चाहिए यहाँ पे एक न्यू अरे हम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू अरे, और उसमें हम असाइन कर देंगे, हम स्प्रेड ऑपरेटर का कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे 3 डॉट्स उसका सिंटैक्स है, और यहाँ पे हम किस चीज को मर्ज कर रहे हैं, एक्सपेंड कर एरे 1 को, और किसके साथ कर रहे हैं, एरे 2 के साथ हम कर रहे हैं। अब अगर हम जो है वो कंसोल डॉट लॉग करके जो है वो चेक करें न्यू एरे को, तो उसमें जो है वो हमारे पास वैल्यू सारी एक साथ आ चुकी होगी 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या है, हमने स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू किया कि हमने न्यू एरे को एक्सपेंड किया, हमने दो अरेज की वैल्यूज को कंबाइन किया है। इसी तरह जो है वो हम इसको जो है वो फंक्शन में जो है वो आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू भी पास कर सकते हैं कि हम उस पर कोई भी जो है वो रैंडम फंक्शन अप्लाई कर ले, और उसमें से जो है वो आर्ग्यूमेंट से जो है वो नंबर्स को कोई भी मतलब हम फंक्शन इसमें से कर सकते हैं। अब दूसरा हमने इसका यूज केस क्या देखा कि इसको जो है वो हम एरे की कॉपी और ऑब्जेक्ट्स की मर्जिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हम कॉपी कैसे कर सकते हैं एरे की, हम जो है क्या करें, यहाँ पे एक एरे बना दें। एरे की कॉपी हम किस तरह कर सकते हैं, हमें चाहिए एक एरे, और उसको जो है वो हम वही 1 2 3 4 5 वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। अब नीचे अगर हम जो है वो इसकी कॉपी बना रहे हैं, तो हम अगर इसको देंगे एरे, तो ये क्या हुआ, हमने इसको रेफरेंस दे दिया, किस चीज का, एरे की। ओरिजिनल कॉपी नहीं, ये इसका रेफरेंस है। अगर क्या करना हो, इसकी कॉपी करनी हो, तो हम यहाँ पे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या करना है, स्प्रेड ऑपरेटर, और जिस भी एरे को जो है वो हमने स्प्रेड करना है किसी भी वेरिएबल में, उस एरे का हमने नेम देना है। और जस्ट हम यहाँ पे जो है वो सिंपली कंसोल डॉट लॉग करेंगे कॉपी जो हमारा वेरिएबल है वो, तो उसमें जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो सारी वैल्यू जो है वो आ। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने उसको दूसरा यूज केस भी पढ़ा यहाँ पे नीचे कि हम क्या कर सकते, इसमें से जो है वो हम ऑब्जेक्ट की कॉपी भी इसी तरह कर सकते हैं। तरह हमने यहाँ पे जो है ताकि अरे दो अरेज को जो है वो मर्ज किया है, कंबाइन किया है, इसी तरह जो है वो हम ऑब्जेक्ट्स को भी कर सकते हैं, और जिस तरह हमने यहाँ पे अरे को कॉपी किया है, इसी तरह हम ऑब्जेक्ट को भी कॉपी कर। ये तो हमारे पास डिस्ट्रक्शन हमने किया, इसमें रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर का किया हमने। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन हमने कर ली है। अब हम आते हैं क्लासेस एंड प्रोमिसेस। ओके, सो क्लासेस जो है वो हम ES6 में यूज़ करते हैं, किस लिए कि हमें ये क्या करें, क्लीनर और मोर स्ट्रक्चर्ड वे जो है वो प्रोवाइड करे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम जावास्क्रिप्ट में। ये हमें क्या ऑफर करता है, सिंप्लीफाइड सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग एंड वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स और प्रोटोटाइप्स, मेकिंग जावास्क्रिप्ट कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। अब क्लासेस क्या है, हम इसको कोड में देखेंगे कि हम जो है वो ES6 में जो हमारे पास क्लास की वर्ड आया उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब हमारे पास जो है वो क्लासेस को इंप्लीमेंट करने के लिए ES6 ने क्या किया, क्लास की वर्ड हमारे पास लेके आया। हम जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो हम क्लास की वर्ड के थ्रू बनाते हैं। फिर जिस तरह हम फंक्शन की वर्ड यूज़ करते थे फंक्शन को बनाने के लिए, उसके बाद हम फंक्शन को नेम देते थे और इसकी बॉडी, इसी तरह हम क्लास को भी जो है वो नेम देंगे। यहाँ पे एक एनिमल की क्लास बना रहे हैं और इसकी हम बॉडी बना लेते हैं। सो हमारे पास जो क्लास होती है उसमें जो है हमारे पास एक मेथड भी होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी होता है, कि वो जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है जो कि हम डायरेक्टली डिफाइन करते हैं। फिर उस क्लास की जो है वो हम जब भी, हमारे पास जो क्लास होती है उसका जब भी कोई न्यू इंस्टेंस या न्यू ऑब्जेक्ट होता है, तो वो जो कंस्ट्रक्टर मेथड है, ये जो मेथड हमने बनाया होता है ऊपर, वो जो है वो उस पर जो है वो बार बार जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो हम एक स्पेशल मेथड जो कंस्ट्रक्टर है हमारा वो बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर,
और उसमें जो है वो हम एक नेम का पैरामीटर दे देते हैं और फिर जो है वो हम उसकी बॉडी बना लेते हैं। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम इस नेम जो हमने ऊपर जो पैरामीटर में नेम दिया उसमें हमने उस वैल्यू भी तो असाइन करनी है। सो हम यहाँ पे दिस की वर्ड का यूज करेंगे, दिस डॉट नेम कर, जो कि क्या कर रहे हैं, नेम की वैल्यू को जो है वो उस पैरामीटर में असाइन कर रहे हैं। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे जो है एक दूसरा मेथड बनाते हैं स्पीक का। स्पीक मेथड हमने बनाया और उस स्पीक में जो है वो हमने क्या किया, एक स्पीक जो मेथड है हमारे, ये कंसोल करेगा एक मैसेज को। और वो मैसेज क्या होगा, वो मैसेज हम जो है वो यहाँ पे बैकटिक्स हमने पढ़े थे, तो हम जो है वो बैकटिक्स के थ्रू जो है वो हम इसमें जो नेम है उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। सो हम लिखेंगे डॉलर साइन और करली ब्रैकेट्स और उसमें जो है वो हम दिस डॉट नेम करेंगे जो कि हमने ऊपर किया है। और अब हम इसके जो है आगे कोई भी स्ट्रिंग लिख लेते हैं, जिस तरह हम कोई एनिमल यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेक नॉइस, हम ये लिख लेते हैं और जो है वो स्टेटमेंट को एंड कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक क्लास है और क्लास का नेम क्या है, एनिमल। एनिमल की क्लास में जो है वो हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो बनाया है और उसमें जो है वो हमने क्या कि नेम का पैरामीटर दिया है और वो नेम के पैरामीटर में हमने क्या कि नेम की वैल्यू असाइन की है। और फिर हमने क्या किया, सॉरी ये स्पीक स्पीक अब फिर हमने क्या किया, एक स्पीक का मेथड बनाया है, सॉरी इसमें सेमीकोलन नहीं है, ओके। ये स्पीक का मेथड क्या कर रही है, मैसेज को प्रिंट कर रहा है, कंसोल पे जो है क्या कर रहा है, दिस डॉट नेम, जो भी नेम में वैल्यू आएगी वो, और क्या करेगा उसके साथ ये मेक नॉइस वाला जो मैसेज है वो प्रिंट कर देगा, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो इस क्लास पे जो है वो हम एक इंस्टेंस बनाते हैं, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका। तो वो कैसे बनेगा कि जब भी हम जो है वो एक न्यू इंस्टेंस बनाते हैं किसी भी क्लास का, तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, एक स्पेशल मेथड, ये जो है वो डायरेक्टली कॉल होता है। अगर हम यहाँ पे जो है वो एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करें इस क्लास का और उसको हम नेम दें डॉग, और उसमें हम क्या करें, न्यू कीवर्ड के थ्रू उसमें हम जो है ये वाली क्लास असाइन कर दें कि उसमें जो है वो हम क्या करें, एक न्यू जो है वो एनिमल जो है वो डिफाइन कर रहे हैं और उसको जो है वो हम नेम दें डॉग। और उसके बाद जो है वो हम उस पे वही स्पीक वाला जो मेथड हमने बनाया है उसको कॉल करें। सो हम लिखेंगे, सॉरी हम लिखेंगे डॉग डॉट स्पीक हम करेंगे और जैसे ही हम ये करेंगे और हम जो है वो यहाँ पे चेक करेंगे कंसोल पे, तो क्या कहेगा, ये डॉग मेक नॉइस, हमारे पास जो है वो मैसेज पे जो है वो डिस्प्ले कर देगा। और दिस डॉट नेम में क्या है, ये जो नेम हमने यहाँ पे दिया है एनिमल, जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, ये नेम जो है वो यहाँ पे पास हुआ है दिस डॉट नेम और वो हमारे पास प्रिंट हो किया गया। ये था हमारे पास क्लास कीवर्ड कि हम जो है वो ES6 में जो है वो जावास्क्रिप्ट में हम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जो जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो है वो हमारे पास इनहेरिटेंस के लिए मोस्टली यूज होता है कि हम जो है वो क्या करें, प्रॉपर्टीज को भी जो है इनहेरिट करें और हम उसको कौन सी कीवर्ड के थ्रू जो है वो इनहेरिट करते हैं, तो हम उसके लिए जो है वो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये था पूरा क्लास का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है प्रोमिसेस का। अब हम देखेंगे कि प्रोमिसेस क्या होती है। ओके, सो प्रोमिसेस जो है वो हम यूज़ करते हैं, ES6 में हमारे पास एक प्रॉमिस की वर्ड आया और जब भी हम जो है वो कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए जो है वो हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं। तो प्रोमिसेस हमारे पास क्या है, ये एक वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो कि क्या हो, हमारे पास फ्यूचर में अवेलेबल हो, और ये हमें अलाउ करती है कि हम जो है वो कोई भी एसिंक्रोनस कोड जो है वो लिखे जो कि मोर रीडेबल और मेंटेनेबल हो। अब स्टेट्स ऑफ प्रोमिसेस क्या है, हमारे पास प्रोमिसेस की तीन शीट है हमारे पास, एक तो है पेंडिंग, एक फुलफिल्ड और एक रिजेक्टेड। हमारे पास क्या है, अगर जो है हम कोई प्रॉमिस बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इसका जो रिजल्ट है उसकी जो वैल्यू है वो हमें हमारे पास जो है वो क्या आएगी, या तो पेंडिंग होगी या तो फुलफिल्ड होगी या तो रिजेक्टेड होगी। तो जो है हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक प्रॉमिस बनाया है ऑलरेडी, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने क्या किया, एक प्रॉमिस का वेरिएबल हमने माय प्रॉमिस की नेम से लिया है और उसमें हमने क्या किया, एक न्यू प्रॉमिस बनाया है। न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं जब भी हम कोई प्रॉमिस जो है वो बनाते हैं। तो न्यू प्रॉमिस को हमने कीवर्ड यहाँ पे यूज किया प्रॉमिस को बनाने के लिए। और वो हमसे क्या ले, दो पैरामीटर्स दे रहा है, एक रिजॉल्व स्टेट के लिए और एक रिजेक्ट स्टेट के लिए, कि जब भी हमारे पास प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो तो रिजॉल्व पैरामीटर में जो कि हमने उसको शो करवाया हो वो आ जाए, और रिजेक्टेड पे जो है वो हमने रिजेक्टेड केस को जो है वो हैंडल किया है। अब हमने क्या किया, प्रॉमिस के अंदर जो है वो हमने एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन किया है जिसमें हमने क्या किया, एक सक्सेस का वेरिएबल लिया है और उसको जो है वो हमने ट्रू किया है। मतलब जिस तरह हम फ्लैग वेरिएबल बनाते थे इसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया है जो कि इस प्रॉमिस को जो है वो हैंडल करे।
ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हमारे पास क्या हो, प्रॉमिस रिजॉल्व हो, अगर ये हमारे पास जो है वो फॉल्स हो तो प्रॉमिस क्या हो, वो रिजेक्टेड हो। तो जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, सो हमने यहाँ पे नीचे क्या कि इसमें कंडीशन दी है कि अगर जो सक्सेस है वो ट्रू है तो क्या कर दो, उसको रिजॉल्व शो करवा दो, ऑपरेशन सक्सेसफुल वाला मैसेज। लेकिन क्या हो कि अगर प्रॉमिस जहाँ पे सक्सेस का वेरिएबल है वो क्या हो, वो फॉल्स हो, तो क्या होगा, वो एल्स पे चला जाएगा और उसपे जो है वो मैसेज शो करवा देगा ऑपरेशन फेल का। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम जो है वो एक प्रॉमिस तो हमने बना लिया, अब हमने क्या करना है, इस प्रॉमिस को हमने कंज्यूम भी तो करना है। जब भी हम प्रॉमिस कंज्यूम करते हैं उसके लिए हम 3 हैंडलर्स यूज करते हैं, एक डॉट देन का और एक कैच का, एक फाइनली। डॉट देन क्या करता है कि जब भी हमारे पास प्रॉमिस रिजॉल्व हो तो वो उस चीज को जो है वो हैंडल करता है कि जो भी रिजल्ट आता है वो उसको जो है वो हम शो करवाते हैं डॉट देन की मदद से। अब जो हमारे पास डॉट कैच है वो क्या करते हैं कि हम वो तभी चलेगा जब हमारे पास जो है वो प्रॉमिस क्या क्या हो, रिजेक्ट हो जाए। जब भी हमारे पास कोई प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट होता है तो वो जो है वो डॉट कैच में जो है वो हम उसको कैच करते हैं। और डॉट फाइनली क्या है, ये हमेशा चलता रहता है कि जब भी प्रॉमिस हमारे पास जो है वो कंप्लीटेड हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, तो हमारे पास डॉट फाइनली चलेगा। सो इसको जो है वो हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑपरेशन सक्सेसफुल और प्रॉमिस हैज बीन सेटल्ड का मैसेज आ गया है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे जो सक्सेस है वो ट्रू है, ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल है, हमें पता है। अगर हम इसको जो है वो यहाँ पे फॉल्स करते हैं तो हमारे पास फिर जो है वो ये वाला जो है वो चलेगा और यहाँ पे मैसेज आएगा ऑपरेशन फेल का। ये देखिए ऑपरेशन सक्सेसफुल। और अगर हम जो है वो यहाँ से डॉट फाइनली, क्योंकि ये तो हमेशा से चलता रहता है ना, इस डॉट फाइनली वाले को जो है वो हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ये जो है, सॉरी, ये जो है क्या कर रहा है, डॉट देन में इसको जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो हैंडल किया हुआ है। डॉट कैच में जब हमने इसको फॉल्स करी तो अभी सिर्फ मैसेज आएगा ऑपरेशन फेल्ड का। इसको जो है वो हम दोबारा से रन करें तो देखिए ऑपरेशन फेल्ड का मैसेज जो है वो हमें शो हो रहा है। तो ये था प्रॉमिस कि हम प्रॉमिस कैसे बनाते हैं और उससे जो है वो हम कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन को जो है वो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पूरे ES6 कॉन्सेप्ट। ES6 में जो न्यू कॉन्सेप्ट आए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, तो ये उसका एक पूरा जो है वो ओवरव्यू था। तो जो है ये सारा ES6 में, ताकि हम कैसे जो है क्या कर सकते हैं, ES6 में हमारे पास जो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े ऊपर, हम लेटेंट कॉस्ट हम कैसे यूज करते हैं, एरो फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, रेस्टेंस, स्प्रेड ऑपरेटर, डिस्ट्रक्चरिंग क्लासेस, प्रोमिसेस, और जो एसिंक अवेट है, एसिंक अवेट जो है वो हम एसिंक जेएस में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो हमारे पास जो है वो हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।